नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो अलंकार सीरीज़ का ही आगे का वीडियो है। पिछले अलंकार सीरीज़ में जो मैंने क्लास 9th और 10th के लिए शुरू की थी, जिनके कोर्स 1 का ये पार्ट है अलंकार, उसमें मैंने आपको बताया था कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और शब्द अलंकार को मैंने उदाहरणों के माध्यम से समझाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको अलंकार का जो दूसरा भेद है अर्थ अलंकार, उसके अंतर्गत आने वाले अलंकारों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि क्लास 9th और 10th दोनों के ही पाठ्यक्रम में, कोर्स 1 के पाठ्यक्रम में अलंकार हैं। कुछ अलंकार आपके शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार आपके क्लास 9th के पाठ्यक्रम में है और श्लेष अलंकार क्लास 10th के पाठ्यक्रम में है। उसी प्रकार आपके जो अर्थालंकार के भेद हैं, जो 5 आपको पढ़ने हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार क्लास 9th के पाठ्यक्रम में है और उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार ये क्लास 10th में है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले उपमा अलंकार और रूपक अलंकार पढ़ाऊंगी, उसके बाद उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अर्था अलंकार, कि जहाँ काव्य का जहाँ अर्थ के माध्यम से श्रृंगार किया जाता है या अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है कविता की पंक्तियों में, वहाँ पर अर्था अलंकार होता है और उसको हम जो पहचानते हैं वो उसके अर्थ के, यानी कि उसके भावार्थ या उसकी जब व्याख्या की जाती कविता की पंक्तियों की, तब उसमें हम अर्थालंकार को पहचानते हैं, अर्थालंकार का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कविता की पंक्तियाँ थोड़ी क्लिष्ट हो जाती हैं विद्यार्थियों के लिए, वो नहीं समझ पाते, तो उनके सामने एक समस्या आती है कि वो उसमें से अलंकार को कैसे पहचानें, क्योंकि आपकी परीक्षा में अलंकार कविता की पंक्तियाँ दी गई होती हैं और आपको उसमें से अलंकार को पहचानना होता है। 4 विकल्प दिए गए होते हैं, उसमें जो सही विकल्प है उस अलंकार से संबंधित वो आपको चुनना होता है। तो समस्या आती है कि कविता की पंक्तियों को समझा कैसे जाए, क्योंकि कभी कभी कविता की पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आपने कहीं पढ़ी नहीं होती हैं, तो आपके लिए समझना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में काम आती है ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी ट्रिक्स, जिसके माध्यम से हम अर्थालंकार को पहचान सकते हैं कि इस पंक्ति में उपमा है, कि रूपक है, कि उत्प्रेक्षा है। तो ये उनकी पहचान को आसान बना देती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार में भी पढ़ाऊंगी उपमा अलंकार कि किस तरीके से हम उनको पहचानते हैं, या किस तरीके से उपमा अलंकार कब प्रयोग होता है, कब रूपक अलंकार प्रयोग होता है, और फिर आपको वो आसान ट्रिक भी बताऊंगी जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से और कम समय में आप किसी भी पंक्ति में इन अलंकारों को पहचान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो मैंने शुरुआत की है जिससे कि अर्थालंकार का जो पहला भेद है उपमा अलंकार से। अर्थालंकार, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, ऐसे अलंकार जिनमें अर्थ के माध्यम से कविता की पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उनकी शोभा बढ़ाई जाती है, वो हमारे अर्थालंकार होते हैं। अर्थालंकार में सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा आपने नाम तो सुना होगा कि हमने इसको उपमा दी, हमने इन्हें उपमा दी, तो हमने ये तो सुना है कि उपमा कोई दी जाती है किसी से ना। अब उपमा होता क्या है, हम अलंकारों में उपमा को हम कैसे पढ़ेंगे? तो उपमा का मतलब होता है कि तुलना करना या समानता प्रदर्शित करना। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक कवियों के बारे में प्रसिद्ध है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि जहाँ पर सूरज भी नहीं पहुँच सकता है, कवि अपनी कल्पना से वहाँ पहुँच जाता है। तो उस कल्पना में जब वो पहुँचकर कविताओं की पंक्तियों की रचना करता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो शायद हमें ऐसा लगता है कि क्या ऐसा भी संभव है, ऐसी भी तुलना संभव है। लेकिन हाँ, कवि का मन है, कवि की कल्पना है, तो वो कैसी भी तुलना, कैसी भी समानता प्रदर्शित कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार जो कि तुलना और समानता को प्रदर्शित करता है। अब किसकी तुलना या किसकी समानता? जब व्यक्ति
या वस्तु को किसी गुण के आधार पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु के समान बताया जाता है या उनकी तुलना की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। समझिएगा, उपमा अलंकार कि जब व्यक्ति या वस्तु को, यानी कि कविता की पंक्तियों में यदि किसी व्यक्ति का वर्णन है या किसी वस्तु का वर्णन किया जा रहा है, तो उसकी तुलना या उसको समान किसी और के बताना, यानी कि कविता की पंक्तियों में दो व्यक्ति या दो वस्तुएं होती हैं, उनके आपस में उनकी तुलना की जाती है, यानी कि एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरी व्यक्ति या वस्तु के समान बताया जाता है कि ये उसके समान है। जैसे कि यदि हम ये बोलें कि उसके नयन हिरण के समान चंचल हैं, इसलिए उसको मृगनयनी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये शब्द किया कि उसके नयन हिरण के समान चंचल हैं, यानी कि जैसे कि हिरण के नयनों में चपलता होती है, हम इसको जैसे किसी के लिए हम मृगनयनी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मृगनयनी हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जो नयन होते हैं वो मृग के समान होते हैं। तो यहाँ पर किसी के नयनों को मृग की उपमा दी गई है। तो जहाँ पर हम ऐसे ही किसी एक व्यक्ति या वस्तु को हम दूसरी व्यक्ति या वस्तु के समान बताते हैं या उनकी तुलना करते हैं, तो हम वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। उस समय कवि अपनी पंक्तियों में उपमा अलंकार को प्रदर्शित करता है। तो हमने देखा उपमा अलंकार क्या होते हैं कि जब व्यक्ति या वस्तु को किसी गुण के आधार पर, गुण होना चाहिए ज़रूर से, कि हम जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं कि हिरण के समान चंचल हैं, हिरण के, अब जैसे कि हिरण में चंचलता होती है वैसे ही उसके नयनों में भी चंचलता है, चपलता दिखाई पड़ती है। तो चंचलता या चपलता एक गुण हो गया जिसके आधार पर हमने उसके नैनों को, नायिका के नयनों को हिरण के समान बताया है। एक गुण ज़रूर होना चाहिए जिसके गुण के आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी गुण के आधार पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु के समान बताया जाए या उनकी आपस में तुलना की जाए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना करते हैं या उसके समान बताते हैं। अब हम इस बात को समझेंगे कैसे कि क्या व्यक्ति क्या वस्तु, ये तो हमारी शाब्दिक भाषा में हमारी परिभाषा हो गई जो मैंने आसान तरीके से आपको बताया। लेकिन जब आप व्याकरण की पुस्तक में पढ़ोगे तो आप जब अर्थालंकार पढ़ना शुरू करते हो तो आपके सामने कुछ शब्द आते हैं ऐसे जो कि साहित्य से जुड़े हुए होते हैं और हमें उन अलंकारों को उन साहित्य शब्दों के माध्यम से ही समझना पड़ता है। जैसे कि उपमेय हो गया, उपमान हो गया। ये उपमेय और उपमान, अर्थालंकार को पढ़ने से पहले आपको ये उपमेय और उपमान की अवधारणा से ज़रूर परिचित होना होगा, क्योंकि आप किसी भी बुक में या कभी आप मेरे ही मुंह से जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप सुनेंगे मैं वस्तु या व्यक्ति नहीं बोलूँगी, मैं उपमेय और उपमान बोलूँगी। यहाँ व्यक्ति या वस्तु तो मैंने आपको समझाया है सरलता की दृष्टि से, जबकि बोला क्या जाएगा उपमेय और उपमान। अब उपमेय और उपमान क्या होते हैं? उपमेय होता है, यहाँ जैसे मैंने लिखा ना, जब व्यक्ति या वस्तु को किसी गुण के आधार पर दूसरे या व्यक्ति या वस्तु के समान बताना, यानी कि कविता की पंक्तियों में हम जिसको उपमा दे रहे हैं, यानी कि वो व्यक्ति या वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है, जिसको समान बताया जा रहा है, तो वो हमारा उपमेय हुआ। यानी कि जिसकी तुलना की जाए या जिसको किसी के समान बताया जाए तो वो हमारा उपमेय है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, जब व्यक्ति या वस्तु को, ये हमारा उपमेय है, को किसी गुण के आधार पर दूसरे या व्यक्ति या वस्तु के समान बताना, तो ये हमारा दूसरा आया उपमान, यानी कि जिससे तुलना की जाए। अब हमने ये तो पता कर लिया कि पंक्ति में दो चीज़ें होती हैं, दो वस्तु होती हैं, दो व्यक्ति होते हैं। तो जिसकी तुलना की जाती है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो उसके समान है, वो हम उसको उपमेय बोलते हैं। और जिससे तुलना की जाती है, जिसके समान उसको बताया जाता है, वो हमारा उपमान हुआ। जैसे कि अगर हमने अभी पहले वाले उदाहरण में नायिका के नयनों की बात की, मृगनयनी बोला, तो यहाँ पर जो नायिका के नयन है वो उपमेय हैं, क्योंकि उनकी तुलना की जा रही है। और किससे तुलना की जा रही है? मृग से, है ना। तो मृग यहाँ पर उपमान हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब हम
अर्थालंकार पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे, उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो उपमेय होता है कि जिसकी तुलना की जाती है या समानता जिसके मतलब बताया जाता है कि वो उसके समान है, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो उपमेय और उपमान की जो अवधारणा है ये आपको हर अर्थ अलंकार के, हर अलंकार, रूपक अलंकार में भी होगी, आपके अतिशयोक्ति में भी होगी, मानवीकरण में भी होगी और उत्प्रेक्षा में भी होगी। अब हम उपमा अलंकार को जब हम समझते हैं तो हमें उसके अंगों के बारे में जानना होता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं, जो बेसिकली जिसके माध्यम से हम पंक्ति में उपमा अलंकार को पहचानते हैं, वो क्या होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला हमारा उपमेय, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। दूसरा उपमान, अभी उसके बारे में मैंने आपको व्याख्या की कि उपमान किसे कहते हैं। तीसरा साधारण गुण, यानी कि वो गुण, विशेषता जो कि तुलना का आधार बनती है। जैसे कि हिरन के उसमें चपलता, हम चंचलता की बात करते हैं कि नायिका के नयन हिरन के समान चंचल हैं। तो यहाँ पर जो चपलता या चंचलता का गुण है, वो ही जो विशेषता है, वो हम उसको साधारण धर्म या गुण कहते हैं। साधारण धर्म या गुण हम उसको बोलते हैं। तो वह गुण जो तुलना या समानता का आधार है, वह गुण जिसके माध्यम से दोनों को समान बताया जा रहा है, नायिका और हिरन को जिस गुण के आधार पर समान बताया जा रहा है, वो हमारा साधारण गुण या धर्म होता है। फिर सबसे जरूरी जो उपमा अलंकार में बात होती है वो है हमारे वाचक शब्द। अगर वाचक शब्द ही एक ऐसा टूल है जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी पंक्ति में झट से उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं, तो वह शब्द जो तुलना को व्यक्त करता है, जो कि आपस में तुलनात्मक संबंध प्रदर्शित करता है, वो होता है हमारा वाचक शब्द। और यही हमारा असली औजार या हथियार, कुछ भी आप समझ लो, वो है जिसके माध्यम से हम मिनटों में अलंकार, उपमा अलंकार की पहचान किसी भी पंक्ति में कर सकते हैं। अब देखिए वो शब्द क्या हैं, आप चाहिए तो आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत काम का है। क्योंकि अगर आपने ये शब्द नोट कर लिए और आपने फिर उपमा अलंकार को पहचानना सीख लिया, क्योंकि उपमा अलंकार की किसी भी पंक्ति में ये शब्द आते ही आते हैं। बिना इन शब्दों के उपमा अलंकार की पंक्ति बन ही नहीं सकती। कवि इन शब्दों के माध्यम से, इन वाचक शब्दों के माध्यम से ही पंक्ति में उपमा अलंकार को प्रदर्शित करता है। अब वो क्या है? सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, सदृश, समान, सरीखा और सरीखी। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, समान, सरीखा और सरीखी। तो ये जो हमारे वाचक शब्द हैं, जिनके माध्यम से हम किसी भी पंक्ति में उपमा अलंकार की पहचान करते हैं, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो हर पंक्ति में, उपमा अलंकार की हर पंक्ति में आपको मिलते ही मिलते हैं। और यही, इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम पहचान लेते हैं कि पंक्ति में उपमा अलंकार है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं उपमा अलंकार को हम कैसे निकालते हैं, पहचानते हैं, उपमा अलंकार को किस तरीके से हम समझते हैं, ये उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण लिखा है, हरिपद कोमल कमल से। इस पंक्ति का आसान सी पंक्ति है। इस पंक्ति में बोला गया है कि जो हरि पद है, यानी कि हरि के, भगवान के जो पैर हैं, वो कमल के समान कोमल हैं। इसका जो व्याख्या ये निकल कर आई। अगर आपने व्याख्या समझ ली ऐसे किसी पंक्ति की तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो आप आसानी से आप इसका उपमा अलंकार पहचान सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि जो हरि के पैर है वो कमल के समान कोमल है। अब वो समानता प्रदर्शित हो रही है तो समान शब्द का प्रयोग होगा ही होगा। ठीक है, ये तो उसकी व्याख्या हो गई। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि नहीं समझ पाएंगे इसका व्याख्या, जो नहीं समझ पाते हैं, तो अब हम इसकी व्याख्या जब करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से इसमें उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उपमेय से। हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था कि उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए। तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? हरि पद की तुलना की जा रही है, यानी कि हरि के पैरों की तुलना की जा रही है। तो ये जो हरि पद है वो हमारा इस उदाहरण में उपमेय हुआ। ठीक है, अब
किससे तुलना की जा रही है, मतलब हरि के पैरों को किसके समान कोमल बताया जा रहा है, कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कमल हमारा उपमान हुआ। ठीक है, अब वह विशेषता जो दोनों में आपस में समानता दिखाई जा रही है, जिस विशेषता के आधार पर, जिस गुण के आधार पर दोनों को समान बताया जा रहा है, वो गुण क्या है, वो गुण है हमारा कोमल। क्योंकि कोमल है, हरि के पैर कमल के समान कोमल है, कमल के पुष्प के समान कोमल है। तो जो ये हमारा कोमल शब्द है वो हमारा हुआ साधारण गुण, या हम इसको विशेषता, धर्म, कुछ भी कह सकते हैं, साधारण गुण। ठीक है, अब आया वाचक शब्द। ये जो वाचक शब्द, अब क्या बचा, वाचक शब्द, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सा, सी, से, तो यहाँ पर जो ये से है यही हमारा असली पहचान का साधन है, ये हमारा हो गया वाचक शब्द। तो देखिए किस तरीके से, जो मैंने आपको पहले जो वाचक शब्द बताया था कि ये जो इस तरह के जो वाचक शब्द मैंने यहाँ कुछ लिख रखे हैं, वो वाचक शब्द आपको हर पंक्ति में, उपमा अलंकार की हर पंक्ति में मिलेंगे ही मिलेंगे, और यही वाचक शब्द से दोनों क्या है, जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सबका समान, ये जो जितने भी आपके शब्द लिखे हैं उन सबका एक ही अर्थ है, समान। तो यहाँ पर से का अर्थ भी क्या है, समान है, और ये वो सारे वाचक शब्द के अंतर्गत लिखे हैं सारे शब्दों का अर्थ ही समान है। तो यहाँ पर क्या बना, ये हरि के पैर कमल के समान कोमल है, तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार हुआ। क्योंकि यहाँ पर वाचक शब्द, सबसे पहले अगर आप इसकी व्याख्या नहीं भी कर पा रहे हो तो इसको पहचानने का जो ट्रिक है इसकी वो ये है कि वाचक शब्दों के माध्यम से हम उपमा अलंकार की पहचान करते हैं। ये इसका आसान सी वो ट्रिक है जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि ये ट्रिक होती है जिसके माध्यम से हम अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, किसी भी अलंकार को हम पहचान सकते हैं। तो उपमा अलंकार की आसान सी ट्रिक यही है कि इन शब्दों को आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। उपमा अलंकार के किसी भी पंक्ति में ये सारे शब्द आने ही आने हैं। सारे नहीं तो सारे नहीं आते हैं, कोई ना कोई एक ना एक शब्द आएगा ही आएगा जो कि तुलना प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यही वाचक शब्द है, क्योंकि यही वाचक शब्द तुलना को व्यक्त करते हैं, समानता को व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से देखा हमने कि किस प्रकार उपमा अलंकार को पहचानना बहुत ही आसान है, उसका उदाहरण की व्याख्या भी बहुत आसान है। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको और समझते हैं कि किस तरीके से। एक और उदाहरण मैं लिख रही हूँ। हाय फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची हुई राख की थी हुई राख की थी ढेरी। ठीक है, ये हमारा आपका ये उदाहरण है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, ये हमारा कविता की पंक्तियां हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम अगर आपको व्याख्या नहीं करनी है, आपको पूछा जा रहा है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपने इस वाचक शब्द के माध्यम से आसानी से आप पहचान लेंगे कि यहाँ पर ये सी लगा है यानी कि समान है। इसकी व्याख्या ये है कि हाँ यानी कि दुख व्यक्त किया जा रहा है कि एक छोटी सी फूल सी कोमल बच्ची है, वो राख की ढेरी हो गई। तो यहाँ पर अगर हम इसको उपमेय उपमान से समझें तो यहाँ पे बच्ची की तुलना की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बच्ची हमारा उपमेय हो गया, फूल से तुलना की जा रही है उसकी, फूल हमारा उपमान हो गया। गुण क्या है, कोमलता यानी कि कोमल इसका गुण है, और इसका जो वाचक शब्द है वो है हमारा सी। तो इस तरीके से भी हम इसको पहचान सकते हैं। और अगर आपको व्याख्या नहीं करनी है, उपमेय उपमान नहीं निकालना है और आता भी नहीं है उपमेय उपमान निकालना, सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है या फिर अलंकार की क्या विशेषता होती है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सी जो वाचक शब्द के माध्यम से हमने पहचान लिया कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण में हम देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मंडोला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपने देखा, अगर आप इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, पीपर पास सरिस मंडोला, इसकी व्याख्या नहीं भी कर रहे हैं, नहीं भी समझ में आ रहा है आपको इसका अर्थ क्या होगा, तो देखिए ये सरिस,
सरिसवाचक शब्द या सरिस शब्द से हमने पहचान लिया कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि सरिस भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सरिस का मतलब भी समान होता है कि पीपर पास सरिस मन डोला, कि पीपर जो हमारा मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, अर्थात फड़फड़ा रहा है, बेचैन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका सरिस के माध्यम से हमने इसको बताया कि इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, इस तरीके से हम उपमा अलंकार को पहचानते हैं। एक और उदाहरण से हम देखते हैं, बहता समय शिलासा जम जाएगा। ठीक है, ये कविता की पंक्ति है, बहता समय शिलासा जम जाएगा। तो यहाँ पर भी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अपने मस्तिष्क को परेशान करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, यहाँ पर ये सा वाचक शब्द से आपने पहचान लिया ये उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सा भी वाचक शब्द है। यानी कि जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं वो आपके उपमा अलंकार की पंक्तियों में आते ही आते हैं, क्योंकि वही तुलना को व्यक्त करते हैं। तो उपमा अलंकार को पहचानने का आसान तरीका यही है कि किसी भी पंक्ति में यदि आपको ये सारे शब्द लिखे हुए मिलें तो आप पहचान जाएंगे झट से कि वहाँ पे उपमा अलंकार है। तो आशा है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम उपमा अलंकार की पहचान करते हैं। तो अब हम समझते हैं हमारा जो दूसरा वो है आपका उदाहरण अलंकार है, अर्थालंकार, वो है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। अब उपमेय उपमान की अवधारणा आपको समझ में आ गई। उपमेय उपमान, अब मैं आपको व्यक्ति या वस्तु नहीं बोलूँगी, मैं उपमेय और उपमान से ही समझाऊंगी आपको कि रूपक अलंकार में अभी आपने पढ़ा कि उपमा अलंकार में हमने उपमेय की तुलना उपमान से की, यानी कि उपमेय को उपमान के समान बताया। ठीक है, अब यहाँ पर रूपक अलंकार में हम तुलना या समानता नहीं प्रदर्शित करते हैं, हम उपमेय को उपमान का रूप देते हैं। उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति और वस्तु की तुलना करने की बजाय हमने एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु का रूप ही दे दिया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, समझ। तो यहाँ पर इसकी पहचान जो होती है, पहचान के भी इसमें तरीके हैं, बट पहले हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से हम उपमेय को उपमान का रूप देते हैं। यानी कि किसी कविता की पंक्ति में जब कवि किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरी व्यक्ति या वस्तु का रूप दे देता है, उसके समान नहीं समझता बल्कि उसी का रूप प्रदान कर देता है, तो वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। किस तरीके से, देखिए मैंने उदाहरण में मैं लिख रही हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ले हूँ, ये आपके यशोदा और कृष्ण के बीच का वार्तालाप है, बाल कृष्ण का। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है। किस तरीके से रूपक अलंकार है? अब यहाँ पर कृष्ण जी मचल रहे हैं, अपनी यशोदा माँ को बोल रहे हैं मैया, अब वो खिलौने से खेलना चाहते हैं और रात का समय है, ऊपर चांद निकल रहा है, तो वो चांद को ही खिलौना, उनको लग रहा है कि जो चांद है वो उनका खिलौना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर जो रूपक अलंकार है वो यहाँ पर है, चंद्र खिलौना में है, यानी कि चंद्रमा को खिलौने का रूप दे दिया गया है। चंद्र रूपी खिलौना जिसको हम बोलते हैं कि चंद्रमा को खिलौने का रूप दे दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हुआ। ठीक है, चंद्रमा और खिलौने की आपस में तुलना नहीं की गई है, बल्कि चंद्रमा रूपी खिलौना, वो चंद्रमा को खेलने के लिए मांग रहे हैं, यानी कि उनको खिलौना लग रहा है, तो चंद्रमा को
खिलौने का रूप दे दिया गया है। ऊपर देखते इशारा करते हुए बोलते मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कि मैया मैं चंद्र रूपी खिलौना लेना चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा को खिलौने का रूप दे दिया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण से हम देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा बाई जी का भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पर रूपक अलंकार इसमें है, यानी कि उन्होंने राम रूपी रत्न को पा लिया है। राम नाम को उन्होंने रत्न का रूप दे दिया है। जिस प्रकार रत्न बहुमूल्य होते हैं, कीमती होते हैं, वैसे ही मीरा के लिए राम, उनके भजन में उन्होंने राम नाम को ही उन्होंने रत्न का रूप दे दिया है। तो इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि राम रूपी रतन, राम रूपी रत्न उन्होंने पा लिया है। राम रूपी रत्न धन उन्होंने पा लिया है, यानी कि राम नाम को उन्होंने रत्न धन का रूप दिया है, रत्न का रूप दिया है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा रूपक अलंकार हुआ। एक और उदाहरण है, चरण कमल बंदों हरिराई। यहाँ पर रूपक अलंकार इस पंक्ति में है, चरण कमल में, यानी कि उनका चरण को कमल का रूप दे दिया गया है कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदों हरिराई, कि मैं भगवान के चरण, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पे चरण को कमल के समान नहीं बताया, बल्कि चरण कमल को चरण को कमल का रूप दे दिया गया है कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो इस तरीके से इस पंक्ति में भी आपका रूपक अलंकार है। अब हम आते हैं कि रूपक अलंकार की पहचान का आसान तरीका। तो देखिए कि जिसमें आपको इस तरह का ये योजक चिन्ह लगा हुआ मिले शब्दों के बीच में, क्योंकि ये रूपक अलंकार, यही रूपक अलंकार है। इसको इसका रूप दे दिया गया है, इनको इनका रूप दे दिया गया है, इनको इनका रूप दे दिया गया है। तो जो ये रूपक प्रदर्शित कर रहे हैं, रूप प्रदर्शित कर रहे हैं, उन शब्दों के मध्य में ये योजक चिन्ह लगा होता है, वो हमारा रूपक अलंकार की पहचान होता है। लेकिन हम इसको 100% नहीं बोल सकते हैं कि 100% आपको हर ऐसे शब्दों के बीच में योजक लगा मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसी पंक्तियां आ जाती हैं जिसमें रूपक अलंकार होता है और इस तरह का कोई योजक नहीं लगा होता, और उसको हम कैसे पहचानते हैं, उसकी पहचानने का तरीका तो सिर्फ हमें उसके अर्थ को देखकर ही पहचान सकते हैं और आसानी से पहचानने में आ जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से मैं बताती हूँ ऐसी पंक्तियों को जिसमें योजक नहीं लगा हुआ है और फिर भी हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण है, संसार की समर स्थली में धीरता धरो। ये हमारा पंक्ति है हमारी, संसार की समर स्थली में धीरता धरो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि कोई योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी इस पंक्ति में हमारा रूपक अलंकार है। कैसे? संसार की समर स्थली में धीरता धरो। समर स्थली मतलब होता है युद्ध का मैदान। ठीक है, जिस प्रकार एक योद्धा युद्ध के मैदान में धैर्य धरता है, धीरता धर के युद्ध लड़ता है, उसी प्रकार हमें संसार रूपी समर स्थली में भी धीरता धरनी है, धैर्य रखना है, धैर्य के साथ हमें इस जीवन को जीना है, संसार में रहना है धैर्य के साथ। तो यहाँ पर रूपक अलंकार कहाँ है? संसार की समर स्थली में, यानी कि संसार को समर स्थली का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है, संसार को समर स्थली का रूप दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कोई योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आसानी से पहचान लिया इस पंक्ति को। अगर कभी भी ऐसा कभी आए आपके पास ऐसी पंक्ति, तो आप उसका तरीका यही है कि पंक्ति को आप बार बार पढ़ो। और वैसे भी मैं कह दूं कि बहुत क्लिष्ट पंक्तियां परीक्षा में नहीं आती हैं। ऐसी पंक्तियां अगर किसी में योजक चिन्ह नहीं लगा है, तो अगर वो पंक्ति आ भी जाती है तो भी हमें बहुत आसानी से पहचानने में, समझ में आ जाता है कि वो रूपक अलंकार है। यहाँ पे देखिए इस पंक्ति में संसार की समर स्थली, यानी कि संसार को समर स्थली, युद्ध के मैदान का रूप दिया गया है।
और इस तरीके से यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण से हम देखते हैं, इसी तरह के जो वाक्य आते हैं। बहुत प्यारी पंक्ति है, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले तो टूटा ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस पंक्ति में भी हमारा रूपक अलंकार है। किस तरीके से, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले तो टूटा ही करते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसके बीच में किसको किसका रूप दिया गया है, तो हमने यहाँ पर देखेंगे ये जो लघु जीवन और प्यालों के बीच में रूपक अलंकार आएगा। किस तरीके से, लघु जीवन का मतलब है छोटा जीवन। अब किसका छोटा जीवन होता है, छोटा जीवन होता है छोटे छोटे लघु जीवों का, जैसे कि आपके कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए, चींटे हो गए, जो अभी जन्म लिया और अभी किसी ने उनके ऊपर पैर रखा और वो उनका जीवन खत्म हो गया। जो लघु जीव होते हैं, जिनका जीवन पल भर का होता है, क्षणभंगुर होता है उनका जीवन, कि अभी जन्म लेकर हो सकता है कि अभी तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाए, कोई उनके ऊपर पैर रख दे, कुछ हो जाए। तो इस तरह के जो लघु जीव होते हैं उनको, इसमें उनको रूप दिया गया है किनका, प्यालों का। प्यालों का मतलब कांच के प्याले, जो हमारे ग्लास के जो प्याले होते हैं, कप होते हैं, वो भी बड़े नाजुक होते हैं, उनका जीवन भी बहुत छोटा होता है। ज़रा से भी अगर आपके हाथ से छूटा नहीं, ठेस लगी नहीं कि वो भी टूट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पंक्ति में लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले तो टूटा ही करते हैं। तो यहाँ पर लघु जीव है, लघु जीवन वाले जो जीव हैं, लघु जीव हैं, उनको प्यालों का रूप दे दिया गया है कि वो प्याले, मतलब जैसे प्याले होते हैं ना, जरा सी ठेस लग के टूट जाते हैं, वैसे ही लघु जीव होते हैं, उनका जीवन भी बहुत ही नाजुक होता है और जरा सा कुछ मतलब जरा सी देर में उनका जीवन खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर जो लघु जीव हैं उनको प्यालों का रूप दिया गया है, कांच के प्यालों का रूप दिया गया है, और इस पंक्ति को लिखा गया है कि लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले तो टूटा ही करते हैं। तो ऐसी पंक्ति में भी हमारा रूपक अलंकार होगा। आप इसको पढ़ेंगे बार बार तो अपने आप ही समझ में आएगा कि यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, अगर मैं ये बात करती हूँ, अभी तक जितने अलंकार क्लास 9th में आने वाले थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो क्लास 9th के बच्चों को मैं बताना चाहूँगी कि आप अलंकारों की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, अनुप्रास अलंकार तो आप वर्णों की आवृत्ति से पहचान ही सकते हैं। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति से आप पहचान सकते हैं कि अगर एक शब्द बार बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है, जैसे कि एक उदाहरण है उसका यमक अलंकार का कि तोपे वारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहाँ पर उर्वशी शब्द बार बार आ रहा है तो पहचानना बहुत आसान है कि वो यमक अलंकार है। ऐसे ही उनके कोर्स में उपमा और रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार को पहचानना अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से हम वाचक शब्दों के माध्यम से पहचानते हैं, क्योंकि हर उपमा अलंकार की पंक्ति में वाचक शब्द आते हैं। अब बचता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, तो रूपक अलंकार को भी पहचानने का तरीका समझा दिया है। अब अगर आपकी परीक्षा में कोई पंक्ति आती है, उसमें आप देखते हैं ना वर्णों की आवृत्ति हो रही है, उसमें आप मैं क्लास 9 के बच्चों की बात कर रही हूँ, उसमें आप देखते हैं किसी पंक्ति में वर्णों की भी आवृत्ति नहीं हो रही है, उसमें आप देखते हैं किसी पंक्ति में शब्दों की भी आवृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो यमक और अनुप्रास तो हो नहीं सकता। अब आपके पास बचा क्या, उपमा। उपमा में भी आपने देखा सा, सी, से, सम, इस तरह के शब्दों की भी को नहीं लिखा गया है, तो वो उपमा अलंकार भी नहीं। अब कौन सा बचा, ना वो वाचक शब्द हैं, ना वो शब्दों की पुनरावृत्ति है, ना वो वर्णों की आवृत्ति है, फिर बचा कौन सा आपके कोर्स में, रूपक अलंकार। तो वो फिर रूपक अलंकार ही होगा। तो ये कॉमन सेंस की भी बात है जो क्लास 9 के बच्चों को रखना है परीक्षा के समय, कि यदि किसी पंक्ति में कोई अलंकार नज़र नहीं आ रहा है, ना अनुप्रास, ना यमक, ना उपमा, तो वो आपका रूपक अलंकार का उदाहरण होगा। ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है जो शायद बहुत से लोग नहीं बता पाए, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने ऑब्जर्व करा है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति नहीं है, जहाँ शब्दों की आवृत्ति नहीं है, जहाँ वो वाचक शब्द नहीं है सासी से जैसे, तो वो कौन सा बचा आपके कोर्स में, रूपक अलंकार। तो वो आपकी पंक्तियाँ रूपक अलंकार की होंगी यदि आपको वो अलंकार में समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने एक आसान तरीके से आपको अभी तक
जो आपका अलंकार था वो मैंने आपको पढ़ाया। हर्ता अलंकार अभी क्लास 10th के लिए जो उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार है वो बचे हुए हैं और वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। और क्लास 9th के लिए जो आपके कोर्स में अलंकार थे उनका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। और वीडियो बंद करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि मैं ऑनलाइन हिंदी कोचिंग भी लेती हूँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12th की CBSE की। और यदि आप मेरे से ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी लिखा है, आप मुझे उसमें मेल करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए और अपनी हिंदी पढ़ते रहिए। थैंक यू।